सीजन शादी.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। हमारे मुल्क की रंगारंग मजहबी, तहजीबी, सकाफती मिरास इस लिहाज से भी अहम है कि ये दूसरी चीज़ों से मुखासमत होने के बजाय मुआफ़क़त पर मबनी है। यही वजह है कि सैकड़ों हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद भी ये आज भी जारी व सारी है और मुस्तक़बिल में भी इसमें कोई तब्दीली के आसार नज़र नहीं आते। हमारे मुल्क में कई रूहानी मकामात हैं जहाँ कसरत में वहदत का जज्बा झलकता है। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत पैगाम मोहब्बत फैलाने वाले औलिया अल्लाह की भी अपनी करामात है कि आप हर अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। पुराने किले के अक़ब में वाक़े हज़रत शेख अबू बकर तूसी क़लंदरी, जो कि मटके पीर के नाम से भी मशहूर हुए, का आस्थाना हर मज़ाहिब के लोगों के मानने वालों के लिए अक़ीदत व एहतराम का मरकज़ है। दिल्ली में सूफी संतों की दरगाहों की एक अच्छी खासी तादाद है। मटके पीर बाबा का ये आस्थाना भी ज़ायरीन के लिए एक अहम मरकज़ माना जाता है, जो पुराना किला रोड पर आम शाहराह के किनारे वाक़े है। जब हम इस सड़क पर सफर करते हैं तो हमें उल्टे मटकों की एक कतार नजर आती है, जो मटके पीर बाबा के आस्थाने के साथ लोगों की अकीदत का मजहर है और यहाँ पर उनकी उम्मीदें पूरी भी होती हैं। इस दरगाह की रूहानी बरकत पर सच्चा यकीन रखने वाले लोग हर मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका मानना है जो मन्नत यहाँ खुलूसे दिल से मांगी जाती है, उसका इस बारगाह में कबूल हो जाना यकीनी बन जाता है। हज़रत शेख अबू बकर तौसी हैदरी क़लंदरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मटके पीर बाबा के नाम से मशहूर हैं, इनके मज़ार पर सैकड़ों लोग हाज़री देते हैं, जो दूर दराज इलाकों से यहाँ वारिद होते हैं। मकामी लोग अपने मसाइल व मुश्किलात लेकर यहाँ आकर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं और अपनी खास अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। कहा जाता है कि मटके पीर बाबा यहाँ ईरान से तशरीफ लाए हैं और उनके रूहानी कमालात, खासकर तकलीफों से राहत के लिए ये दरगाह काफी मशहूर है। जब ज़ायरीन अपने दुखों और तकलीफों से निजात हासिल के लिए यहाँ आते हैं और उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो वो इस दरबार में रिवायती मटका नज़र के तौर पर पेश करते हैं। जी हाँ, कुम्हार के हाथों से तराशा हुआ सीधा साधा मिट्टी का मटका। कलंदरी खानदान से वाबस्ता रूहानी और सूफी बुजुर्ग हज़रत शेख अबू बकर तौसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह
ایران کے توسی ضلع سے تعلق رکھتے تھے اور وہ امن و آشتی کے اسلامی پیغام کو لے کر تبلیغ دین کے لیے 12ویں صدی میں بھارت تشریف لائے تھے۔ یہاں پروردگار عالیہ کی زیارت کے لیے ہر طبقے اور ہر مذہب سے وابستہ لوگ کسی بھی وقت روحانی برکات سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ صوفی بزرگ مٹکے پیر بابا کے آستانے کے بالائی حصے پر سفید سنگ مرمر کا استعمال ہوا ہے۔ اس آستانے کی تعمیر بلبن نے کی ہے، جس پر اسلامی فن تعمیر کے نقوش کے علاوہ قرآنی آیات کندہ کیے گئے ہیں۔ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے قرآنی آیات سے مزین چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پھول بھی نچھاور کیے جاتے ہیں، سرخ دھاگے باندھے جاتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ ہر سمت یہاں امن و آشتی ہے۔ علی گڑھ کا نام سنتے ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا عکس ہمارے ذہن کے کینواس پر ابھر آتا ہے، لیکن یہ علمی شہر اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزوں کے لیے مشہور ہے۔ جی ہاں، علی گڑھ تالے بنانے کا اہم مرکز ہے۔ یہاں کے بنے تالے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آئیے علی گڑھ کی تالا نگری پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اتر پردیش کا علی گڑھ شہر راجدھانی دلی سے 90 میل جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے خاصا مشہور ہے۔ یہ شہر 12ویں صدی عیسوی میں ایک قلعے کی صورت میں قائم کیا گیا تھا اور اسے کول کہا جاتا تھا۔ بعد میں سن 1776 عیسوی میں اس کا نام علی گڑھ رکھا گیا۔ علی گڑھ کا علمی شہر تالے بنانے کے لیے بھی کافی مشہور ہے۔ علی گڑھ لاء کلسٹر میں مختلف اقسام کے تالے بنائے جاتے ہیں، خاص طور سے کنڈی میں لٹکائے جانے والے قفل، سائیکل کے قفل اور دروازے کی لکڑی میں خانہ بنا کر بٹھائے ہوئے قفل۔ تالے یا قفل تیار کرنے کے لیے کئی طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے بیرم ٹائپ اور پن سلنڈر ٹائپ وغیرہ۔ علی گڑھ میں تالے بنانے والے 4-5 بڑے کارخانے ہیں۔ 20 سے 30 تک درمیانی درجے کے کارخانے اور 1000 سے زائد چھوٹے کارخانے موجود ہیں۔ علی گڑھ بھارت میں بنائے گئے تالے کی مقدار کا 75% حصہ تیار کرتا ہے، جس سے یہ شہر تالا نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کئی کمپنیاں قفل کی تجارت میں حصہ لے رہی ہیں۔ ہاں، یہاں فقط چند ہی ایکسپورٹر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ ایک برانڈ بن چکا ہے۔ سالانہ 210 کروڑ روپے صرف تالے برآمد کرنے سے کمانے کی وجہ سے یہ صنعت علی گڑھ کی اقتصادیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں گھریلو اور چھوٹے پیمانے کے 6000 قفل یونٹ کام کر رہے ہیں۔ علی گڑھ کے کچھ قفل ساز دلی، ممبئی اور چنئی میں کاروباری ایکسپورٹروں کو بلا واسطہ برآمدات کی صورت میں مال بھیجتے ہیں۔ کئی ایک قفل ساز ہارڈ ویئر ایکسپورٹروں کو مال روانہ کرتے ہیں، جو اس کو ہارڈ ویئر کا حصہ بنا کر برآمد کرتے ہیں۔ تاہم کچھ عرصے سے مشرقی ایشیائی ممالک جیسے چین، تائیوان اور کوریا سے سستے تالے بازار میں آنے سے اور دھات کی قیمتوں میں
दुगना इजाफा होने की वजह से ये सनत मुश्किलात में घिराई है। उम्मीद करेंगे कि अलीगढ़ ताला नगरी की मुश्किलात आर्जी साबित हों, जिससे हमारी ये मीरास खत्म होने से बच जाए। एक मौके पर हर तरफ उर्दू का बोलबाला था। कई इलाकों में ये न सिर्फ अवामी ज़बान थी बल्कि इसे सरकारी ज़बान होने का भी एहसास हासिल था। उर्दू ने पूरे बरे ज़ख़ीर के लिए अहम किरदार अदा किया। इसने ब्रितानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को मुत्तहिद किया। वहीं कई वजूहात की बिना पर इसके साथ जुड़े लोगों और इदारों ने इसका साथ छोड़ दिया और इसे सरे राह डाल दिया, यहाँ तक कि इसके मिटने का अंदेशा था। लेकिन फिर हुकूमत वक्त को ख्याल आया और उसने इसकी तजदीद नौ के लिए इक़दामात किए और क़याम हुआ कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान। आज ये इदारा उर्दू को फ़रोग़ दे रहे प्रोजेक्टों की निगरानी करता है। भारत को ये एजाज़ हासिल है कि उर्दू ज़बान का जन्म इस सरज़मीन के क़ल्ब में हुआ। लेकिन जब इस ज़बान में तनज़्ज़ुली के आसार देखे गए तो भारत सरकार ने कई इक़दामात उठाए। इनमें कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का क़याम शामिल है। ये खुद मुख्तार इदारा इंसानी वसाइल की वजारत के मातहत है, जिसे 1 अप्रैल सन 1996 में कायम किया गया है। उर्दू कौंसिल को ख़ास तौर पर हुकूमत हिंद ने ये ज़िम्मेदारी दी है कि उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से, उर्दू को जदीद तकाज़ों से जोड़ने के हवाले से और उर्दू की मज़ीद तरक्की और तश्कील के हवाले से हुकूमत हिंद को ये इदारा अगर कोई मशवरे देता है तो हुकूमत उस पर अमल करती है। इसके अलावा उर्दू में साइंस और टेक्नोलॉजी शोबों में हुई पेशरफ्त से मुताल्लिक़ मवाद दस्तयाब रखना है। साथ ही ये इदारा उर्दू के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की निगरानी करता है जो इसके नज़दीक सही और फ़ायदा बख्श हों। अरबिक और पर्शियन चूँकि हम इजाफी तौर पे करते हैं तो फोकस हमारा उर्दू के हवाले से होता है। तो उर्दू की हमारी तरक्की कैसे हो सकती है? उर्दू की हमारी तरक्की ये हो सकती है कि जितने भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उन फील्ड पे काम किया जाए। कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू इस ज़बान में लिटरेचर शाये करता है, जिसमें साइंस और जदीद उलूम की दीगर शाखें, बच्चों के लिए अदबी किताबें, हवाला जाती किताबें, एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरियाँ वगैरह शामिल हैं। ये न सिर्फ जरीदे और रिसाले शाये करने में इमदाद फराहम करता है, बल्कि अपनी मतबूआत की फ़रोख्त के लिए वक्फे वक्फे पर मुल्क और गैर मुमालिक में नुमाइशों का एहतमाम भी करता है। एक मोबाइल वैन है हमारा जो जिसमें उर्दू की किताबें होती हैं और ये पूरे हिंदुस्तान अलग अलग हिस्सों में जाती है। ये इदारा इस काम में भी जुटा हुआ है कि उर्दू ज़बान को जदीद दौर में पेश आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किए जाएं। कौंसिल बराए तरक्की उर्दू अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा दीगर जदीद हिंदुस्तानी ज़बानों में उर्दू सिखाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मुरतब करने का काम भी करता है। सहाफ़ियों के साथ मिलकर कई प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने अखबारात उर्दू के निकलते हैं उनको यूनाई से हमने जोड़ रखा है। यूनाई की सर्विस अगर वो लेते हैं तो 50% कॉस्ट हम देते हैं, 50% कॉस्ट उन्हें भरना होता है। तो कहीं ना कहीं उर्दू अखबारात को हम बूस्टअप करने का एक बड़ा तरीका है जो कौंसिल कर रही है और हिंदुस्तान भर के अखबारात हमसे जुड़े हुए हैं और उनको हम ये सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। कौंसिल न सिर्फ माली और तकनीकी पहलुओं की निगरानी और सरपरस्ती कर रहा है, बल्कि इल्म के समंदर से गौहर नायाब चुनकर उन्हें उर्दू का लिबास पहनाने में भी मदद करता है। बहुत से ऐसे राइटर हैं जो किताब लिख रहे हैं, चाहे वो शायरी पे लिख रहे हों, फिक्शन में लिख रहे हों, क्रिटिक्स पे लिख रहे हों, वो अगर किताब शाये करते हैं तो उनकी किताबें हम थोक में ख़रीदते हैं। इस तरह से उनकी एक हौसला अफजाई हो जाती है कि जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं
وہ ان کو پیسے بھی مل جائیں. اور وہ کتابیں جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کتابوں کو ہندوستان بھر کی جتنی ریپیوٹڈ لائبریریز ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ بیچتے ہیں. اردو کے تئیں اس ہمدردانہ اور احسن رویے کے لیے یہ زبان اس ادارے کی مشکور ہے. آنکھیں بند کرتے ہی بنارس یا وارانسی کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن میں گنگا کنارے بنے گھاٹ، مندر، تنگلیاں، یہاں کا مشہور مشروب چھاچھ ابھر آتا ہے. ہندوستان کا یہ مشہور شہر ہندو مذہب کی مناسبت سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہاں کی بنارسی ساڑیاں بھی کافی مشہور ہیں. بنارسی ساڑیاں پوری دنیا میں اپنا الگ مقام رکھتی ہیں. بنارسی ساڑیاں شادیوں کے لباس کے لیے ایک روایتی علامت کے طور پر بھی ابھر کر سامنے آئی ہیں. اس کو بننے والے ہنرمند کاریگر نسلوں سے اس کام کو کرتے چلے آ رہے ہیں. وارانسی یا بنارس، گنگا کے کنارے آباد یہ مشہور شہر جس طرح مذہبی مناسبت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، ویسے ہی اپنی ساڑیوں کے لیے بھی بہت مشہور ہے. بنارس کی تاریخ کافی پرانی ہے. یہ شہر رگوید زمانے یعنی تقریباً 4000 سال سے جانا جاتا ہے. رامائن اور مہابھارت کے زمانے میں بھی بنارسی ساڑیوں کا ذکر ملتا ہے اور ان کو ہرنیا وستر کہا جاتا تھا. بنارسی ساڑیاں پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہیں. بنارسی ساڑیوں کی اپنی ہی الگ دلکش اور شاہانہ خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہر ہندوستانی خاتون کا پسندیدہ لباس ہے. شادی بیاہ کی تقریب ہو یا اور کوئی موقع، صرف بنارسی ساڑی میں یہ بات ہے کہ کسی بھی قسم کے لباس کو اپنی جاذبیت سے یہ مات دے سکتی ہے. بنارسی ساڑیاں شادی بیاہ کی تقاریب کے لیے مخصوص اور منفرد لباس کی ایک روایتی علامت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہیں. یہ وہ اثاثہ ہیں جس کے وارڈروب میں ہونے سے کوئی بھی عورت فخر کر سکتی ہے. شادی بیاہ کے مواقع کے علاوہ بھی کچھ خواتین سال میں کم سے کم ایک بنارسی ساڑی خریدنے کو فوقیت ضرور دیتی ہے تاکہ ان کے جمع شدہ روایتی ملبوسات میں مزید اضافہ ہو جائے. بنارس ہندوستان میں پارچہ سازی اور کپڑے بننے کے فن کا زرخیز مرکز ہے جو کہ کم خواب ساڑیوں اور آل اوور لباس کے لیے مشہور ہے. ساڑیوں کی مخصوص اقسام میں جنگلا، ٹانچوئی، کٹ ورک، ٹشو اور بوٹی دار شامل ہیں. ان کو سادہ بنیاد پر ریشمی بل اور بھرنی سے بنایا جاتا ہے جس میں اضافی بھرنی نقوش مختلف خاکوں میں بنائے جاتے ہیں. پھر ساڑی کے مختلف حصوں کو الگ الگ ڈیزائنوں سے مزین کیا جاتا ہے جس سے اس میں بھڑکیلا پن اور دلکشی ابھر آتی ہے. قدیم زمانے میں بھی
बनारस रुई या कॉटन से बनी साड़ियां और लिबास के लिए मशहूर था। लेकिन मुगल दौरे हुक्मरानी में जहां के हुनरमंदों ने रेशम की तरफ रुख किया और कम ख्वाब की साड़ियां बुनने लगे, जिनमें सोने और चांदी के धागे से पेचीदा डिजाइन काढ़े जाते हैं। ये बनारस की साड़ियों का तुर्रे इम्तियाज आज भी है। कम ख्वाब उस कपड़े को कहते हैं जिसमें नकूश वाले धागे बलदार धागों में ठूंस कर मुख्तलिफ नकूश उभारे जाते हैं। बुनाई के दौरान भराई वाला धागा बाकायदगी से बलदार धागों के ऊपर और नीचे से गुजरता है। लेकिन अगर सोने, चांदी और रुई के धागे से कम ख्वाब में डिजाइन बनाने हों तो इनके दरमियान खुसूसी धागे दाखिल किए जाते हैं, जिससे बाकायदा भराई धागे का रास्ता बंद होकर चंद बलदार धागों के ऊपर से होकर गुजरता है। इस तरह बार बार और मुख्तलिफ जगहें पुर करने से अलग अलग नकूश बन जाते हैं, जिससे हर साड़ी की अपनी मुनफरिद जाज़बियत होती है। शायद यही वजह है कि महंगी होने के बावजूद इन्हें पसंद किया जाता है। ये साड़ियां बुनने वाले भी मशहूर हुनरमंद हैं, जो कई नस्लों से इस काम में लगे हैं। माशी आसूदा हाली की वजह से बनारसी साड़ियों की मांग में भी इजाफा हुआ है और यूं भारत में साड़ी पहनने की मिरास भी अभी तक बरकरार है। बनारसी साड़ियां हमारी मिरास का एक अहम हिस्सा हैं। ये मशहूर भी हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक इस सनत को तिजारत से जोड़ दिया जाए, जिससे इससे वाबस्ता लोगों की आमदनी में इजाफा हो सके। माली आसूदा हाली की वजह से बनारसी साड़ियों की मांग में इजाफा हुआ है और इस तरह से भारत की मिरास का ये सफ़र जारी है और आने वाली नस्लों के लिए भी ये यूं ही चलता रहेगा। तहजीबी और सकाफती मिरास का ये सिलसिला अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।